नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। भारत नेपाल के अधिकारियों के बीच देहरादून में 14वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक जारी है। 20 और 21 अगस्त तक चलने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को लेकर विस्तार से मंथन भी किया जा रहा है। साथ ही सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के साथ आपसी समन्वय मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 14वीं ये बैठक है जो भारत नेपाल के जो अधिकारी हैं उसको बैठक में शामिल भी हैं, और ऐसे में देहरादून सचिवालय में बैठक हुई है। इस दौरान तमाम विषयों पर चर्चा भी हुई है, और सबसे ज्यादा नेपाल में जिस तरह से व्यापार होता है या फिर नेपाल के जो लोग हैं वो भारत में व्यापार करते हैं उसको लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई है। सीमा की सुरक्षा को लेकर के इसमें चर्चा हुई है। तमाम विभागों के अधिकारी इस दौरान शामिल इसमें रहे हैं। एसएसबी इसमें शामिल रहे हैं, गृह मंत्रालय इसमें शामिल रहा है। तो तमाम विभाग के ऐसे अधिकारी भी थे जो इस बैठक में शामिल रहे हैं। देहरादून में बैठक हुई है, 2 दिवसीय ये बैठक है, और इस दौरान ये भी देखा गया है कि तमाम अधिकारियों के साथ भारत के अधिकारी हों, उत्तराखंड के अधिकारी हों या फिर नेपाल के अधिकारी हों, सभी ने इस पर सार्थक चर्चा भी की है। और 4 दौर की ये बैठक बताई भी गई है कि 4 दौर इस बैठक में होंगे, यानी कि पहले अधिकारियों के साथ बैठक होगी, मंथन होगा, पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है, किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से सीमा पर जो विवाद है उनको सुलझाया जा सकता है। इन तमाम विषयों पर आज ही बैठक सार्थक भी हुई है। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। चंपावत जिला चिकित्सालय में करीब 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट स्पेशन यूनिट का लोकार्पण हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली यूनिट का लोकार्पण करते हुए कहा कि इस सुविधा से गंभीर और आपातकालीन मरीजों को जरूरी रक्त घटक समय पर मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत कर रही है। जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ सीटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नई यूनिट से मरीजों को रक्त घटकों के लिए दूसरे जिलों पर निर्भरता कम होगी। अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करना किसी भी सूरत में भारी पड़ेगा। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। बता दें कि यह विधेयक गत 30 जुलाई को लोकसभा में भारी बहुमत से पारित किया गया था। इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा है कि वंदे मातरम हमारा वो गौरवशाली गीत है जिसे हर भारतीय को गर्व के साथ गाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में स्पष्ट नियम तय कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब इस राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। देखिए, वो तो चूँकि वो ऐसा गीत है जिसको हमें गर्व से गाना चाहिए, और भारत सरकार ने उसमें नियम बना दिए हैं, तो उल्लंघन जैसी कोई बात नहीं। आजकल सोशल मीडिया पर सत्ताधारी सरकार के ही नेता विकास कार्यों को लेकर कई सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि पार्टी और डबल इंजन की सरकार जनता के बीच रहकर लगातार विकास कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी की लगातार बैठकें हो रही हैं और इन बैठकों में कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है कि किस मंडल और विधानसभा में कौन से काम पूरे हुए और किन कामों में अभी गुंजाइश है, जिसके चलते चुनाव से पहले उन कामों को पूरा करने का भी लक्ष्य है। देखिए, वंदे मातरम के बारे में जो निर्णय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने कर लिया है, निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। और कांग्रेस अपनी जो विदेशी मानसिकता है कांग्रेस की, उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस ने अपने आप को देश, संसद और संविधान से भी ऊपर मान लिया है। देखिए, भारत की संसद ने जब ये कह दिया कि हम पूरा वंदे मातरम गाएंगे, और जिस व्यक्ति ने जिस भावना से वंदे मातरम की रचना की थी और पूरे देश ने उसको अंगीकृत करने का काम किया, और कांग्रेस संसद को भी नकारने का काम कर रही है, कांग्रेस संविधान को भी नकारने का काम कर रही है।
कांग्रेस अपने आप को देश से भी ऊपर समझती है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। और कांग्रेस निश्चित रूप से जिस तरीके की कांग्रेस की मानसिकता बन गई है, उससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अभी भी विदेशी मानसिकता से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा, और ख़ास तौर पर जो डबल इंजन की सरकार है, हमारी मोदी जी की, धामी जी की सरकार है, वो लगातार जनता के बीच में रहती है, काम भी करती है। और विकास एक ऐसा काम है, मैं कहूँगी कि डेवलपमेंट जो होता है या विकास जो होता है वो कभी रुकता नहीं है, लगातार होता रहता है। अब हम इस साल 5 साल करेंगे तो आगे भी 5 साल होगा। तो आप ये सोचिए कि आज जो विकसित देश हैं वहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ भी आज और भी गुंजाइश है काम होने की। जो हमसे और हम कह सकते हैं कि 50 साल आगे के देश हैं, वहाँ भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर रह जाती हैं। तो जो कमी है उसके लिए ये सारी बैठकें हमारी लगातार जो चल रही हैं, उनसे वही फीडबैक लिया जाता है कार्यकर्ताओं से कि कौन से मंडल में, कौन से विधानसभा में कौन से काम ऐसे हैं जिनके जो हुए हैं, जो अच्छे काम हैं, जो हम जनता तक लेकर जाएंगे, और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो अभी थोड़ा बहुत जिनमें और भी गुंजाइश है, जो थोड़ा सा हम पूरा करके और चुनाव तक उनको हमें पूरा करना है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने संगठनात्मक जिलों के प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पहले ही संगठनात्मक जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए थे, लेकिन अब कुछ नामों में संशोधन करते हुए बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठनात्मक जिलों को और मजबूत करने के उद्देश्य से ये बदलाव किया गया है। इसके साथ ही जिलों में संगठन के कार्यों को गति देने और बीजेपी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं और महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर अभियान चलाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो हमारे प्रदेश में 19 संगठनात्मक जिले हैं, उनके हमारे जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी पूर्व में ही बनाए गए थे, लेकिन उसमें कुछ संशोधन, कुछ नामों को इधर से उधर उनका परिवर्तन किया गया है और 19 संगठनात्मक जिलों में हमने अपने प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। तो निश्चित रूप से आगामी 2027 के चुनाव के मद्देनज़र हम जिलों को और सशक्त करने के लिए और जिलों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, जो संगठनात्मक कार्य हैं और जो हमारे सरकार की जो आम जनता के लिए जो महत्वाकांक्षी योजनाएं लाई गई हैं, उसका लाभ अधिक से अधिक जनता को मिले। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर के एक अभियान के तौर पर इसे लें, इसके लिए संगठनात्मक नियुक्तियाँ की गई हैं। वोटर लिस्ट में लगातार आपत्तियों को लेकर हल्द्वानी में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एसआईआर कांग्रेस प्रभारी मनोज रावत के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बिना चुनाव लड़े ही चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि कुमाऊं के अंदर बड़ी राजनीति वोटर लिस्ट को काटने के ऊपर की जा रही है। नहीं चलेगी। एसआईआर में कथित धांधली के विरोध में बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता ओवैस राजा के नेतृत्व में तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार का घेराव करते हुए आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान बिना उचित आपत्ति और सत्यापन के ही लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों के नाम पर आपत्तियां लगाई जा रही हैं और जिन लोगों की ओर से आपत्तियां दर्ज की गई हैं, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं है। आरोप है कि बिना पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा है कि ऐसे कार्रवाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आपत्तियां लगाई गई हैं और 11, 12, 13 तारीख जिसका लास्ट टाइम था, लेकिन 14, 15, 16 तारीख तक भी फर्जी आपत्तियां लगाई गई हैं और हमने पहले भी ज्ञापन दिया था। पहले भी हम 2-3 बार मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दे चुके हैं इस मामले में कि जो लोग जिनको हम जानते ही नहीं है,
जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं है, वो लोग हमारे नाम पे आपत्ति कैसे लगा सकते हैं? और दूसरी बात, आपत्ति लगाने में इतना बड़ा झोल है कि उसमें आपत्ति लगाने वाले का ना कोई मोबाइल नंबर है, ना कोई उसका एफिडेविट है, ना उसका कोई फोटो है। दूसरी बात, जिस पे आपत्ति लगाई है, जैसे माना उवेश राजा पे आपत्ति लगाई है, तो उवेश राजा के आपत्ति लगाना, उवेश राजा के पिता का नाम भी नहीं है, ना उवेश राजा का एड्रेस है। जो नोटिस देने की बात हुई थी, अभी तक वो नोटिस भी नहीं दिए गए। हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। 7,500 लोगों पे जो फर्जी आपत्तियां लगाई हैं, उनको अभी तक नोटिस भी नहीं मिले हैं बीएलओ द्वारा। इन सभी चीजों को लेकर आज हम धरने बैठे हैं। और जो फर्जी आपत्ति जिन्होंने लगाई है, आखिर उनके पीछे किसका हाथ है, कौन इतना बड़ा स्कैम कर रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीतियों को धार देने में जुटी हुई है। इसी बीच हॉर्नबिल टीवी ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा से खास बातचीत की। इस दौरान लालचंद शर्मा ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों और रणनीति पर विस्तार से बातचीत भी की। प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जा रही है? 2027 विधानसभा के चुनाव भी सामने हैं और एक के बाद जिस तरह से लगातार राजनीतिक चर्चाएं भी हैं, किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, हमारी तैयारी पूर्ण है और हम लोग लगातार क्योंकि हर इश्यू के ऊपर जो हमारे सामने आए हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को लेके कांग्रेस के हमारे साथी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अंकिता भंडारी वाले मामले हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरह से अभी हल्द्वानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुद्धिकरण का जो एक ड्रामा करा है, उसको लेके कांग्रेस सड़कों पे है और आगे भी यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। कांग्रेस बेरोजगारों के साथ है और हम चाहते हैं कि जो राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार ने जो वादे करे थे रोजगार देने के, आज वो वादे नहीं पूरे करेंगे। पूरे देश के अंदर लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी भरे जा रहे हैं। लेकिन आज हम यही सरकार से मांग करते हैं कि जो वादे उन्होंने पूरे कहने के कहा था, उन वादों को पूरा करने का काम वो करे और वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। सरकार के अंदर शराब माफिया आफी हैं और जो हमारे यहाँ पे बजरी रेता नदी के जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से ओवरलोडिंग तक कर रहे हैं, उसे पुलिस कहीं कार्रवाई नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और इसी को लेके कांग्रेस लगातार जो अपना आंदोलन कर रही है। संगठन में लगातार बदलाव जो हुए, और क्या लग रहा है कितनी तैयार है कांग्रेस 2027 चुनाव के लिए? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और आज भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारे प्रदेश के नेताओं की आज दिल्ली के अंदर बैठक है और उसके अंदर आगे की रूपरेखा बनेगी। किस तरह से अभी जो हमारी परिवर्तन यात्रा है वो आगे किस तरह से कहाँ जो हमारे जिले जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, इन सब में उनकी जो तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद जो हमारी ये यात्रा शुरू होगी। एसआईआर को लेकर लगातार आप लोग मुद्दा भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि काफी ज्यादा संख्या में जो वोट भी काटे गए, आपके बड़े नेताओं के भी नाम काट दिए गए, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एसआईआर को लेके हम लगातार हमारे जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने लगातार जो है हम लोग भी इलेक्शन कमीशन से मिले हैं और हमने उनके सामने बहुत सारी बातों को रखा है। और देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो सिटिंग विधायक है फुरकान जी, उनका तक जो है नाम काटने की जो है इन्होंने चेष्टा करी। उसको लेके कल हम लोगों ने इस बात को रखा भी है और इसी तरह से हमारा ये कहना है कि फॉर्म 7 जो शामिल किया जा रहा है, लगातार जो ऑनलाइन लिया जा रहा है, वो ऑनलाइन ना लिया जाए, क्योंकि उस पर ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि कौन अब जो फॉर्म को वहाँ पे भेज रहा है। तो ऑनलाइन जो है फॉर्म 7 बंद करना चाहिए और फॉर्म 7 को जो जमा करता है उसे जो है खुद सामने आना चाहिए और उसके बाद उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा के मुकाबले कितनी मजबूती आप कांग्रेस की मान रहे हैं हाल फिलहाल में, क्योंकि 2 बार से बीजेपी उत्तराखंड में जीत हासिल भी कर रही है, इस बार किस तरह की टक्कर देंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस जो है इस बार जो है सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रही है, जनता की आवाज को उठा रही है। उत्तराखंड राज्य को अगर विकास मिला है तो वो कांग्रेस शासन काल में मिला है। उसके बाद से जो राज्य का विकास होना था वो सिर्फ कागजों में हुआ है, धरातल पे विकास नहीं हुआ है। हम इस सरकार के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं और क्या लग रहा है कि क्या इन सालों में विकास कार्य हुए? देखिए, इन सालों में जो विकास कार्य है वो सबके सामने है। जब एक पुल बनता है तो पुल टूट जाता है, सड़क बनती है तो सड़क टूट जाती है और भूमिगत बिजली की लाइनें करते हैं तो क्या नाम है, बिजली नहीं मिल रही है। जबकि जहाँ जैसे स्मार्ट सिटी की जो बात आता है वो स्मार्ट सिटी देहरादून की नहीं बन पाई है। इन्होंने वादा किया था कि हम जो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे देहरादून को किस तरह से तहस नहस किया है सबके सामने है। नालों के अंदर पानी भर जाता है, सड़कों की जो हालत ये है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था आप देखें तो ये कहना कि अपने गाल अपने आप को बजाता रहे उससे नहीं, लेकिन आम जनता ये जानती है कि उत्तराखंड राज्य जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बैठी है वो विकास से पिछड़ गई है।
युवाओं के लिए और बेरोजगार जो स्थिति बनी उत्तराखंड में, उसके लिए क्या कुछ रोड मैप आप लोग लेकर के चल रहे हैं? कांग्रेस खासकर क्या रोड मैप लेकर के चल रही है? देखिए, बेरोजगारों के जहाँ तक बात है, कांग्रेस लगातार उनके साथ खड़ी है और आगे आने वाले समय में भी उनके लिए रोड मैप की तैयारी की जा रही है कि किस तरह से हमने जो यहाँ पे रोजगार को सृजन करना है, क्योंकि इस सरकार ने रोजगार को खत्म कर दिया है। कुछ चंद हाथों में देने के बाद सरकार जो है बिल्कुल यहाँ पे कानों में जो है रुई दे के बैठ चुकी है। इसलिए अब जो आने वाली सरकार हमारी होगी, हम उन पर रोजगार भी देंगे और कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम हम लोग करेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। लालचंद शर्मा जी हमारे साथ थे, जो तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। हल्द्वानी के मंडी चौकी क्षेत्र के गोरा पड़ाव में खुद को पुलिस का एसओजी टीम बताकर लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। कार सवार करीब 8 से 10 बदमाशों ने एक कार्यालय में पार्टी कर रहे लोगों को तमंचे के बल पर धमकाया और जुए में लगे रकम के साथ उनके जेवर भी लूट लिए और मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ ये पूरी वारदात हुई और क्या पुलिस को इसकी भनक नहीं लग पाई थी क्या? हाँ, देखिए, बताना चाहूँगा, घोड़ा पड़ाव क्षेत्र में जो है कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा लगभग 50 लाख से ऊपर की लूट कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ कार्यालय के अंदर जो कुछ लोग 12 से 13 लोग जुआ खेल रहे थे, जिनके पास नकदी थी, उनकी ज्वेलरी थी। उसके बाद कुछ 10 से 12 बदमाश एक गाड़ी में आते हैं और गाड़ी में आने के बाद सीधे उस कार्यालय में धावा बोलते सबको बंधक बना के एक एक करके जितनी नकदी उनसे लेते हैं, जितने भी उनके पास सोने की चैन, सोने की अंगूठी और जितने उनके आभूषण है, सब लेके मौके से फरार हो गए। और सबसे बड़ी बात है, लगभग 50 लाख की लूट बताई जा रही है। पुलिस के लिए अपने आप में एक चुनौती हो गई, क्योंकि 10:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल अब पुलिस ने टीम तो गठित करती है, अब देखना होगा कितने घंटे या कितने दिनों में पुलिस खुलासा करती है। जी, लेकिन पंकज, एक तरफ तो ये खुद ही लोग गलत तरीके से जुआ खेल रहे थे और दूसरी तरफ अगर इस तरह की घटनाएं हुई और ऐसे में पूरा पुलिस बल जो है हल्द्वानी का, क्या सोया हुआ था? लगता है संपर्क टूट गया है पंकज से हमारा। बहुत शुक्रिया पंकज आपका। काशीपुर के प्रतापपुर चौकी क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी कार से मिले शव के मामले का पुलिस ने 48 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक संजीव कुमार की हत्या उसकी पत्नी निशा ने अपने नाबालिग नौकर और एक अन्य किशोर के साथ मिलकर की थी। पुलिस के मुताबिक पत्नी के नाबालिग नौकर से कथित संबंध थे, जिसके चलते पत्नी ने वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और फोरेंसिक जांच के आधार पर मामले का खुलासा किया है और आरोपी पत्नी को भी गिरफ्तार इस दौरान कर लिया है। शुरुआत में जो हमारे पास सूचना आई थी वो रोड एक्सीडेंट की आई थी, तो हमारी पुलिस टीम ने मौके पे पहुंचते हुए उस शव को वहां से बरामद किया और उसकी शिनाख्त जो है संजीव कुमार के रूप में हुई, जो कुंडेश्वरी क्षेत्र काशीपुर के रहने वाले हैं। जब बारीकी से पंचायतनामा भरते वक्त जब उसका शव का परीक्षण किया गया तो उनके बाईं ओर गले पर एक चोट थी जो किसी भी रोड एक्सीडेंट में संभावित नहीं लग रही थी। तो शक के आधार पे हमारे थाने की टीम ने पैनल से पोस्टमार्टम कराए जाने की संस्तुति की। उस आधार पे पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें वो गन शॉट इंजरी पाई गई। इस पूरे घटना का जो कारण था और जो मोटिव था वो सामने आया है, जिसमें ये पता लगा है कि जो मृतक की पत्नी है उसके साथ जो किशोर के अनैतिक संबंध होने की वजह से उन्हीं पत्नी ने ही ये पूरा साजिश रच के 2 किशोरों का यूज करते हुए और उसमें से एक किशोर ने इस घटना को अंजाम देने के लिए एक शस्त्र को परचेज भी किया। फिलहाल दोनों जो किशोर है उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है और महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस के बीच हर एक मुद्दे पर राजनीति हो रही है। कभी विकास कार्यों के दावों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो कभी प्रदेश में जारी एसआईआर की प्रक्रिया पर। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी की सरकार जानबूझकर कांग्रेस समर्थक पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का षड्यंत्र रच रही है।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया जारी है। साथ ही आरोपों की राजनीति भी जारी है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी की सरकार जानबूझकर कांग्रेस समर्थक पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। देहरादून कांग्रेस कार्यालय में हरिद्वार के कलियर से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने भी मतदाता सूची में नाम हटाए जाने और वोट कटौती को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अलग अलग तरीकों से फरेब करने में जुटी है। एक नया मामला फुरकान जी हरिद्वार से लाए हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र से लाए हैं। इनका नाम काटने की सिफारिश किसी व्यक्ति ने की है, ये माननीय विधायक है वहां से, और इनका नाम काटने की सिफारिश हुई है कि ये यहाँ नहीं रहते हैं। इस रूप में इनकी सिफारिश काटने की सिफारिश। जब इन्होंने काटने वाले व्यक्ति के पास तक पहुंच बनाई, वहां गए, तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने कोई शिकायत नहीं की। उसके बाद उसने एफिडेविट दिया। ये एफिडेविट है उस व्यक्ति का कि मैंने कोई ऐसी शिकायत नहीं की है और इस शिकायत से मेरा कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कुछ मामलों पर एक ही आपत्तिकर्ता की ओर से अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में फॉर्म 7 दाखिल किए गए हैं, जिससे यह आशंका पैदा होती है कि प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि जिन नामों से आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, उनके मोबाइल नंबर दिल्ली, बरेली, गाजियाबाद जैसे बाहरी शहरों के हैं। जब उन नंबरों पर फोन किया गया तो लोगों ने कहा कि उनका उत्तराखंड से कोई लेना देना ही नहीं है और न ही उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज कराई है। मेरे वालिद साहब 5 बार प्रधान रहे, 3 बार मेरी वाइफ प्रधान रही। 1996 में मैं उसका विधानसभा का चुनाव लड़ा रुड़की से, फिर 2007 में लड़ा, 3 बार हमें लगातार विधायक हूँ, और फिर भी मेरे नाम पे आपत्ति लगी कि ये यहाँ के रहने वाले नहीं है। तो ये इससे बड़ी और जुल्म की बात क्या बात होगी, जो मुझ जैसे पर भी अगर आपत्ति लगाएगी यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो भाजपा के कार्यालयों में बैठकर सब साजिश रची जा रही है। मेरे यहाँ का एक फुरकान, मोहम्मद फुरकान, उसके नाम से मेरे पे आपत्ति लगी। जब मैंने उससे मालूम किया कि भाई तुमने मेरे पे आपत्ति लगी, उन्होंने कहा मैं तो लगाई नहीं। तो फिर हमने कहा भाई लगाई तुमने, तो वो उसने एफिडेविट बनवाया और डिवाइड मजिस्ट्रेट रुड़की के कार्यालय में गया, खुद साथ गया। उन्होंने कहा जी मैं तो कोई आपत्ति नहीं लगाई। तो मैं और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।